आपने देखा है कि एक महकमा बनाया गया पंजाब में, उसमें बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। सीसीडी और मावराए अदालत पुलिस मुकाबलों में मुबैना मुतनाज़ पुलिस मुकाबलों में बंदे पार किए जा रहे हैं और बेशुमार बंदे पार किए जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ की जो इदारे हैं, इंसानी हकूक़ के इदारे, वो भी उस पे सवालात उठा रहे हैं। बैरून मुल्क सवालात उठ रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि सैकड़ों लोगों को आप मावराए अदालत मुबैना मुतनाज़ पुलिस मुकाबलों में पार कर दें और उनकी कोई तहकीकात भी ना हो और उनको किसी फ़ोरम पर, किसी अदालत में पेश भी ना किया जाए। और अब एक वाक़या इसी तरीके से हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया से गई हुई एक फ़ैमिली के साथ, और उन पे भी गोलियाँ बरसा दी गईं और वो भी बेचारे, एक बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया और बाकी ज़ख्मी हो गए। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी अभी पहला मामला है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, कहा गया है कि हम इन्वेस्टिगेशन करवाएँगे। इसलिए कि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं, पाकिस्तानी निज़ाद ऑस्ट्रेलियन हैं, इसलिए उन पे हो रहा है। जबकि एक पहले भी ऐसा वाक़या हो चुका है कि एक पाकिस्तान बैरून मुल्क से, यूरोप से एक बंदा जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है, वो अदालत में जाता है, अदालत उसको रिलीफ़ देती है, लेकिन फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे बार्गेनिंग होती है और बोली लगती है, और बोली लगने के बाद वो बोली जीत जाते हैं कि इसको पार कर दिया जाए, और उसको फिर पार कर दिया जाता है और वो मामला भी अभी पेंडिंग है। तो इस तरह के काम हो रहे हैं और फिर इन मावराए अदालत जो मार-धाड़ है, उस पे भी ये जो दानिश्वरों का टोला है, जो कि कुछ उसको नज़र नहीं आता, उस दानिश्वरों के टोले ने उसको भी जायज़ करार दिया और कहा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। और कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई मुजरिम जो है, वो कानून से बचे। हर कोई चाहता है कि मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, बल्कि उनको सरेआम लटकाया जाए। लेकिन ये कोई भी नहीं है, ये दीन में भी नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है। ये देखें, ये वो गाड़ी है जिसकी फ़ोटो है, जिस पे गोलियाँ बरसाई गईं। तो ये गाड़ी की हालत है और आप ये देखिएगा, इस पे भी बहुत, जो सरकारी टोला है, वो जो दानिश्वरों का, वो इसको भी जायज़ करार देगा और इसके खिलाफ बात नहीं करेगा। और ये फिर 26 नवंबर को भी यही टोला था जो कह रहा था कि गोलियाँ बरसाओ। यही टोला था, कह रहा था ये फसादी हैं, ये शिद्दत पसंद हैं। और फिर 9 मई को भी यही टोला था जो बगैर तहकीक के कह रहा था कि गोलियाँ बरसाई जाएँ। और फिर मुरीद के में भी यही टोला था। यहाँ तक कि जब आप ये देखें कि जब मुज़ाकरात की मेज़ पर कोई आ जाता है, तो उसके बाद आप मुज़ाकरात करने के पाबंद हैं और सरेंडर जो है, वो सबसे बड़ा कामयाबी समझी जाती है कि सरेंडर कर दिया। तो मुरीद के भी ये करने के लिए तैयार थे और वहाँ पे स्टेज से ऐलानात होते रहे। उन्होंने भी कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमारी मुज़ाकराती टीमों को वापस भेजें, ये ऑपरेशन मत करें, ये गोलियाँ मत चलाएँ। यही बात लाल मस्जिद में भी की गई थी। लाल मस्जिद में भी मुज़ाकराती टीम जो है, वो अंदर जाती है, वापस आती है और वापस आके अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने लगती है कि उधर गोलियों की बौछार हो जाती है और उसकी तल्खियाँ फिर हमने बाद में देखी कि कहाँ-कहाँ तक, कैसे-कैसे वो तल्खियाँ जो हैं, उनका खमियाज़ा भुगतना पड़ा। यही काम आज़ाद कश्मीर में पहले भी हो चुका, यही काम गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, लाहौर, कराची में हो चुका और अब यही काम आज़ाद कश्मीर। और अब भी यही दानिश्वरों का जो टोला है, वो ये कह रहा है कि गोलियों से भून दो। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, ये दहशतगर्द हैं। ये इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि ये टोला है जो दानिश्वरों का, ये सबसे पहले इनको कटहरे में लाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि ये आप किसके कहने पर जो है वो दहशतगर्दी के और गद्दारी के जो सर्टिफिकेट हैं, ये आप बाँटते हैं और मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बाँटते हैं। तो ये सिचुएशन इस वक़्त चल रही है और कश्मीर के बारे में लीडर ऑफ अपोज़िशन महमूद खान अचकज़ई ने भी कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल किया। ज़रा सुनाइएगा जी, महमूद खान अचकज़ई साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़। कुर्बानी हुआ। आज कश्मीर में क्या हो रहा है जनाब स्पीकर? वो कश्मीर जो कहता था पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का हिस्सा, कश्मीर गरीब पाकिस्तान, अब लाखों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ तो है जनाब स्पीकर। कश्मीरी जो हमारे दोस्त थे, हमारे साथी थे, हम हमें मुर्शिद समझते थे, क्या कुछ हमने कर दिया? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, कुछ तो है। ये जो मुंह को फूल लग गया हमारे हुक्मरानों के, मैं शहबाज भाई से रिक्वेस्ट करता हूं,
میں قرآن سے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر، یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے. اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانا یہاں ڈی چوک میں، یہ آئین انسانوں کو اجتماع کا حق دیتا ہے، یہ آئین انسانوں کو پروٹیسٹ کا حق دیتا ہے، یہ آئین انسانوں کو مرداباد زندہ باد حق دیتا ہے. یہاں بچے آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے عمران کھویا کو؟ تو یہ صورتحال ہے. حق مانگنے کے لیے آئے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے تھے کہ جو عوام حق مانگنے کے لیے آئے اور آپ ان کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے. تو گولیوں سے بھوننا جو ہے وہ ماضی میں بھی بہت سارے ڈکٹیٹرز آئے، سویلین بھی آئے، ملٹری بھی آئے، اور ان سب نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی انہیں جانا پڑا، اور الٹیمیٹلی بالآخر انہی کا اقتدار ختم ہوا، انہی کا سورج غروب ہوا. عوام کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے، کیونکہ حق اور سچ کو ہی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. اگلی طرف جی شہباز شریف صاحب ہیں. اب پتہ ان کو یہ چل گیا ہے، میں آپ کو اگلی بات یہ بتا دوں کہ حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کو اور آل شریف کو، کہ ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، ان کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے. اور اس لیے شہباز شریف صاحب نے کافی چٹکلے وغیرہ کرنے کی کوشش کی، اور انہیں کہا گیا کہ آئیں جناب ہمارے ساتھ بیٹھیں، میں تو آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہوں، آئیں آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے آگے کریں. اور یہ ہیں سارے فارم 47 کے، اور اب یہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں کھلے عام کھلے بندوں. ذرا سنائیے گا جی. انتہائی لائق احترام اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بڑی گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں ان کا بڑا احترام اسپیکر صاحب ہے، دل سے احترام ہے، دل سے. اور ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کا میرے دل میں، اور ہمارے جو ملتان کے ہمارے جو ہیں بیٹھے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر. کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے. میں آج پھر اس وقت میں نے میثاق جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں، یہ سب گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے میثاق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے میثاق معیشت کی طرف بڑھیں. پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز دا شے اٹ از نیور ٹو لیٹ. آئیں بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ. تو کہتے ہیں میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ بیٹھے تھے خواجہ آصف صاحب فارم 47، ان کے پیچھے وزیر صاحب بیٹھے تھے فارم 47، یعنی کہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، فارم 47 لے کر آئے ہیں، جعلی مینڈیٹ ہے. اور پھر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. پہلے امپورٹڈ سرکار، اس کے بعد پھر یہ آ گئے 8 فروری 2024 الیکشن چوری سرکار. تو کن سے بات کی جائے؟ اور پھر یہ کہ ایک طرف یہ پیچھے عطا تاڑ صاحب آپ کو نظر آ رہے تھے، تو یہ عطا تاڑ صاحب وہی ہیں جو ڈی چوک میں آ کے کہتے ہیں کہ گولیوں کا چھٹا یوں آئے گا اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہاں پہ کوئی نظر نہیں آئے گا، اور پھر انہوں نے گولیاں کا چھٹا مارا. تو یہ رجیم ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ جو عوام ہیں، وہ عوام جو ہے وہ تو نک و نک ہو ہی گئے ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور پاکستان جو ہے مسلسل روزانہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. اور وہ اب اس کی معیشت جو ہے قرضوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. اور کیونکہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو وزیر خارجہ ہے وہ وزیر خارجہ نہیں ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، لیکن کام کرتے ہیں محسن نقوی صاحب خصوصی ایلچی کے طور پہ. وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں، لیکن ان کو صرف IMF سے اور ورلڈ بینک سے قرضے لینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کوئی وہ داخلی پالیسی پہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے طلال چوہدری صاحب کو بھی لگایا ہوا ہے، اور اب محسن نقوی صاحب ہیں وہ اپنا داخلہ کو چھوڑ کے وہ کام کرتے ہیں. اور جو وزارت داخلہ ہے وہ چلاتے ہیں ہمارے بھائی لوگ، وہ چلا رہے ہیں. اس لیے جو بھی آپ وزارت دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ وزارت، وہ وزیر جو ہیں وہ ڈمی وزیر نظر آئیں گے. یہ سب کچھ ہے. اور وزیر اعظم خود جو ہیں وہ کہتے ہیں میں خود ڈمی ہوں. تو اس لیے یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم ڈمی ہیں، لیکن اپنے سارے کام کر رہے ہیں. تو ایک
इस दफ़ा दिफाई बजट है 3000 अरब रुपया रखा गया है, 500 कुछ अरब का इजाफा किया गया उसमें। और लेकिन हमने जो कर्ज़ों पे सूद अदा करना है अगले साल, माली साल में, अगले 12 महीनों में, सिर्फ सूद जो है वो 8000 अरब से ज़्यादा है, यानी 3 गुना ज़्यादा, 3000 अरब जो है वो दिफाई बजट पे खर्च होगा और 8000 अरब से ज़्यादा हमने सूद अदा करना है कर्ज़ों पर, कर्ज़े नहीं सूद। और हम ये 8000 अरब कहाँ से करेंगे? हम मज़ीद कर्ज़ लेंगे, कर्ज़ लेके मज़ीद हम ये सारे काम करेंगे, क्योंकि जो हमारा टैक्स का निज़ाम है और जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी बैठ गया सिस्टम सारे का सारा। एफबीआर अपना हदफ पूरा करने में नाकाम रहा और इस बजट में भी अशराफिया के लिए बहुत सारी मराहत हैं, लेकिन आम इंसानों के लिए, आम आवाम के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल बिजनेस क्लास का टिकट था, उस पे ड्यूटी ख़त्म कर दी गई, लेकिन आम जो है इकोनॉमी क्लास उस पे बरकरार है। लिहाजा जो बड़ी गाड़ियां हैं, इसी तरीके से बड़ी गाड़ी वालों को फ़ायदा दे दिया गया, बड़े कारोबारी लोगों को 50 करोड़ जिनकी आमदन सालाना है, उनको फ़ायदा दे दिया गया। ये सब कुछ किया जा रहा है। सरमायाकारी के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया कि सरमायाकारी के लिए कोई इक़दाम किया गया हो। तो ये सारी सूरत हाल इस वक़्त चल रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि इसी से सारा जुड़ा हुआ है मामला। तो अब सुनाइएगा जी ज़रा महमूद खान अचकज़ई साहब को कि वो कहते हैं कि हम क्यों मुज़ाकरात करें इमरान खान से, और इमरान खान के मामला तो अदालतों में हैं, तो वो भी आज काफ़ी थोड़े से नज़र आए, फेड अप नज़र आए चीज़ों से। ज़रा सुनाइएगा जी परवेज़ रशीद साहब। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कोई इक़दामात लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, या आइंदा कोई आपके इस प्लान में शामिल है? मुझे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मुझे कोई अनस्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। सर, अडयाला जेल के कैदी के साथ भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर, या आप समझते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है? उनके मुकदमे अदालतों में, उनके मुकदमा हमारे पास नहीं है, हम उनसे क्यों मुज़ाकरात करें? उन्हें अदालतों में चल के अपना केस जो है वो लड़ना है, अदालत जाने, अदालत के फैसले जाने, उसमें मैं तो मुदाखलत नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं अदालतों में हैं जी मामलात, हम क्यों मुज़ाकरात करें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं मुज़ाकरात करें, आए हमारे साथ बैठे हैं, हम तो बेचैन हैं। तो परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि हम क्यों मुज़ाकरात करें। परवेज़ रशीद साहब असल में हैं नवाज शरीफ एंड मरीम साहब के ग्रुप के, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दूसरा ग्रुप है। इनके अंदर भी ये ग्रुपिंग जो है वो चलती रहती है, और जहाँ अपने मफादात होते हैं वहाँ पे ये एक हो जाते हैं, अदरवाइज़ जो है वो ग्रुपिंग मौजूद है तो सोच मौजूद है। अब जनाब क्या कहा जा रहा है, आखिर में इसको करते हैं सम अप। हो ये रहा है कि हमारी इत्तलात के मुताबिक जो हमारे बड़े हैं जिन्होंने फ़ैसला करना होता है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, और उस वहाँ पे एक फ़ैसला हो चुका है, एक फ़ैसला हो चुका है। उसको अब एक्सरसाइज़ कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से ये अचीव किया जाएगा, ये अभी आगे जाके आने वाले दिनों में कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन फ़िलवक़्त जो फ़ैसला है वो यही है कि ये बजट इनका आखिरी बजट है, और अगला बजट जो है कम से कम शहबाज हुकूमत पेश नहीं करेगी, और अगला बजट होगा जून में। और उससे पहले क्या होगा, उससे पहले, और ये आखिरी 6 महीने हैं इनके, इनका काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और शायद इनको बता भी दिया गया है, और जो समझने वाले हैं वो शायद समझ भी गए होंगे। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इनकी कमर में अवाम ने जो इनकी कमर में अवाम ने जो आखिरी कील ठोंका है वो बड़ा सबको नज़र आ रहा है। वो पीपल्स पार्टी को भी नज़र आ गया, वो नून लीग को भी नज़र आ गया, और वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भी नज़र आ गया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी अब आपको मानने के लिए तैयार नहीं, और वो छोटा सा एरिया है वो भी अब मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि मामलात बहुत आगे निकल चुके हैं, और कोई भी पॉलिसी इनकी, ना गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिसी, ना कश्मीर पॉलिसी, ना बलूचिस्तान की पॉलिसी, ना अफ़गानिस्तान की पॉलिसी, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है, ना दाखिली न खारजी, जिसको अवामी पजीराई हासिल हो। तो